सभी को मेरा नमस्ते। चलिए हम समय को व्यर्थ ना करते हुए प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, निम्न भाषाओं का सही काल क्रम है, क्या है? लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या है? तो अंग और आह क्या हो जाएगा? अयोग वाह। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? तो आर्य भाषा में शामिल नहीं है, यूनानी है, लैटिन भी है, फारसी भी है, तो अरबी नहीं है। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? तो कौन हो जाएंगे? जेसुआ केटलर। ठीक है, ये प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं भाषा के ऊपर। अब दूसरा क्वेश्चन, संविधान समिति ने हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया था? कब लिया था? 14 सितंबर 1949 को लिया था। प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? ये हो जाएगा 7 जून 1955। अब देखिए ये सब क्वेश्चन ना बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, अगर हम देखें नेट के एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बार बार ये सब प्रश्न जो होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं, तो ये सब को ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है हमें। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ था? तो नागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ था। संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत कोंकणी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो कोंकणी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 71। ठीक है, तो यानी कि संविधान के 71 संशोधन अधिनियम के तहत कोंकणी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। किस अनुच्छेद के अनुसार संसद यदि राजभाषा से संबंधित कोई विधेयक या संशोधन प्रस्तावित करना चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी? तो कौन सा अनुच्छेद यहाँ पर हमारा हो जाएगा? अनुच्छेद हो जाएगा ए, यानी 349। हिंदी भाषा के प्रचार, उसके विकास तथा भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया है? देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर इसको हम याद नहीं रखेंगे तो हम सही नहीं कर सकते हैं, तो हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो 351। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषा, यानी कि पहले 18 भाषा थी, अब 22 भाषा हो गई है। किस नियम के अंतर्गत हिंदी को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए भारतवर्ष को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है? 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। अब राजभाषा अधिनियम 1963 ये तो नहीं होगा। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं, राजभाषा संशोधित अधिनियम 68, सॉरी गलत हो गया। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर हो जाएगा राजभाषा अधिनियम 1976। ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है हमें, नहीं तो देख रहे हो ना एक एक क्वेश्चन कैसे गलत होते जा रहे हैं। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित किया गया था? तो किस देश में आयोजित किया गया था बताइए? 12वां हिंदी सम्मेलन अगर आपको याद है तो ये हो जाएगा फिजी में। ठीक है, कहाँ? फिजी में। रसात्मक वाक्य को काव्य मानने वाले आचार्य कौन है? विश्वनाथ। आंसर क्या हो जाएगा? विश्वनाथ। भामा ने क्या कहा है? शब्दार्थो सहितो काव्यम। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित वर्ग कालक्रम अनुसार आचार्यों का सही क्रम। देखिए यहाँ भी सही क्रम पूछ लिया गया, किस तरह से हमें लगाना है। हमने अगली बार देखा था ना उपन्यास नाटक का सही अनुक्रम, तो यहाँ पर यानी कि भारतीय काव्य शास्त्र से प्रश्न पूछ लिया गया है।
तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, दंडी, वामन, आनंदवर्धन, मम्मट। काव्य का प्रयोजन कांता सम्मित उपदेश देना है, ये किस विद्वान का कथन है? तो किसका कथन है? ये कथन है मम्मट का। भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो किसका उल्लेख नहीं है? आंसर हो जाएगा स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। रस सिद्धांत की व्याख्या में अनुमिति बात का संबंध किस आचार्य से है? अनुमति कब हम देते हैं? जब हमें शंका होती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? संकुक। अनुमिति बात यानी संकुक। अब देखिए क्वेश्चन, काव्य ग्राह्यम अलंकारत, ये कथन किसका है? तो किसका है ये कथन? वामन का। ठीक है। काव्य की आत्मा ध्वनि है। ठीक है, काव्याश्मा ध्वनि, तो किस विद्वान का कथन है? तो हम देख सकते हैं कथन किसका है। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी आनंदवर्धन, क्योंकि आनंदवर्धन ध्वनिवादी आचार्य माने जाते हैं। तो यहाँ पर पहले से ध्वनि लिख दिया गया है, तो आप आंख बंद करके भी आनंदवर्धन लगा सकते हैं। गुलामी मृत्यु से भी भयावह है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है प्लेटो का। ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। देखिए, पाश्चात्य काव्य शास्त्र से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, विरेचन सिद्धांत के जनक कौन है? कौन है? तो अरस्तु। अनुकरण के कौन है? अरस्तु है। अनुकरण आएगा तो प्लेटो को भी हम लगाएंगे, क्योंकि उसके सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत किसका है? प्लेटो का है, अरस्तु का भी है। द वेस्टलैंड के रचनाकार कौन है? द वेस्टलैंड किसका है? टी.एस. एलियट। इनमें से कौन सी रचना आई.ए. रिचर्ड्स की नहीं है? तो आई.ए. रिचर्ड्स की नहीं है। कौन सी नहीं है? चर्च ऑन स्टेट, ये आई.ए. रिचर्ड्स की नहीं है, ये कॉलरिज की रचना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और बाकी जो है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये रिचर्ड्स की है। द फिलोसफी ऑफ रिटॉरिक, ये भी रिचर्ड्स की है। किस सिद्धांत के अनुसार कविता का ध्येय मनुष्य की अधिक से अधिक वृत्तियों को संतुष्ट करके उनमें संतुलित स्थापित करना है? तो यहाँ हो जाएगा क्या? मूल्य सिद्धांत। ठीक है, मूल्य सिद्धांत से, यानी ये रिचर्ड्स का है। मूल्य सिद्धांत से प्रश्न पूछ लिया गया है रिचर्ड्स का। होरेस ने अपने ग्रंथ आर्स पोएटिका में किन दो भाषा का तुलनात्मक अध्ययन किया है? तो आर्स पोएटिका का पूछ लिया, तो यहाँ हो जाएगा क्या? यूनानी और लाटिन। ठीक है, निम्न में से कौन सा लक्षण तुलनात्मक साहित्य का नहीं है? तो तुलनात्मक साहित्य का नहीं है, तो ये हो जाएगा साहित्य के बाह्य रूपों को महत्व प्रदान करना, यानी साहित्य के बाह्य रूपों को महत्व प्रदान करना, तो ये नहीं है। तुलनात्मक साहित्य के समग्र रूपों का अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करता है, जिसके मूल में ये भावना निहित रहती है कि साहित्यिक सृजन और आस्वादन की चेतना जातीय एवं राजनीतिक भौगोलिक सीमाओं से मुक्त, एक रस और अखंड होती है। तुलनात्मक साहित्य की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? तो तुलनात्मक साहित्य से भी यहाँ प्रश्न पूछ लिया गया, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रेने वेलेक। ठीक है, किसे बंगला भाषा में रचना करने वाला यूरोपीय कवि कहा जाता है? तो बंगला भाषा का, तो आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ ठाकुर। मूल भाषा की पाठ्य सामग्री के भावों की रक्षा करते हुए उसे दूसरी भाषा में बदल देना अनुवाद है। अनुवाद की ये परिभाषा किस विद्वान की है? तो हो जाएगा यहाँ पर सैमुअल जॉनसन, यानी कि अनुवाद की बोलते ना, अनुवाद दो भागों में, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा, तो उसी में से
अनुवाद की जो परिभाषाएं होती है ना, तो उसी से प्रश्न पूछा गया है। तो ये प्रश्न जो है सैमुअल जॉनसन से पूछ लिया गया। जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो जिस भाषा में हम अनुवाद करते हैं उसे हम कहते हैं लक्ष्य भाषा। स्रोत भाषा यानी कि मान लीजिए कि कोई पुस्तक इंग्लिश भाषा से लिखा गया तो इंग्लिश उसकी स्रोत भाषा है। अगर उसका हम अनुवाद दूसरी भाषा में करते हैं तो वो लक्ष्य भाषा हो जाती है, ठीक है ना। जैसे कि एक कहानी है, द बॉस केम टू डिनर, ठीक है, तो वह इंग्लिश से है तो ये क्या है? लक्ष्य स्रोत भाषा है। अगर उसका हिंदी अनुवाद करेंगे चीफ की दावत, तो वो हो जाएगा लक्ष्य भाषा। इनमें से किसका संबंध अनुवाद के क्षेत्र से है? तो अनुवाद के क्षेत्र से किसका संबंध है? तो समतुल्यता का, ठीक है, समतुल्यता का संबंध है। मुक्तिबोध की आत्मकथा कृति के लेखक कौन है? तो मुक्तिबोध की आत्मकथा कृति के लेखक कौन है? विष्णुचंद्र शर्मा। रेखाएं बोल उठी कृति के रचनाकार कौन है? रेखाएं बोल उठी, तो आंसर हो जाएगा देवेंद्र सत्यार्थी। झोपड़ी के राजभवन तक के लेखक कौन है? तो यहाँ माता प्रसाद, झोपड़ी से राजभवन तक। रसीदी टिकट किसकी रचना है? तो ये तो अमृता प्रीतम की रचना है। आंसर कहाँ है? अमृता प्रीतम। इनमें से कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है? तो नहीं है पूछा गया है, तो कौन सी नहीं है? जुलूस रुका है, नहीं है। कलम का मजदूर के लेखक कौन है? कलम का मजदूर लेखक है मदन गोपाल। अगर पूछे कलम का सिपाही तो आप क्या लगाएंगे? अमृत राय। इनमें से कौन सी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की नहीं है? पूछा है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये है। नीड़ का निर्माण, ये भी है। बसेरे से दूर, ये भी है। तो यौवन के द्वार पर, तो यह नहीं है। सदाचार का ताबीज व्यंग किसकी रचना है? तो ये हरिशंकर प्रसाई की रचना है, ठीक है। चलिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सभी को मेरी क्लास अच्छी लगती है तो मैं हर दिन यानी कोई ना कोई PIQ जरूर अपलोड करूँगी। जैसे कि SSB लेक्चरर हो गया या OPSC PGT, तो सबका जो जितने भी सारे PIQ है तो मैं इसको अपलोड करती जाऊँगी, ठीक है। धन्यवाद, आप सभी ऐसे ही बने रहिए।